अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। नाज़रीन, हम मौजूद हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। मेरे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक, सुप्रीम कोर्ट को कवर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम मुतअद्दिद जो इश्यूज़ हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ दे दें कि आज वफाकी हुकूमत ने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ एक अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की है, और ये अपील उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक फ़ैसले को चैलेंज करते हुए दायर की है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, उस फ़ैसले को आज सुप्रीम कोर्ट में वफाकी हुकूमत ने चैलेंज किया। और ये फ़ैसला था साइफ़र केस के अंदर जो ट्रायल है उससे मुतालिक, जो ओपन करने से मुतालिक फ़ैसला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, अब उसको इन्होंने चैलेंज किया है। इसके बारे में थोड़ी सी तफसीलात हमें बता दें वसीम। देखिए, आपको याद होगा कि जैसे ही साइफ़र का ट्रायल शुरू हुआ था उस वक्त ट्रायल को सीक्रेट रखा गया था। तो सलमान अकरम राजा के तवस्सुत से जो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि अब बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन इफ़त रिजवी पर मुश्तमिल जो एक बेंच था। उन्होंने वो साइफ़र का ट्रायल इस वजह से कालअदम करार दिया था कि इसे ओपन होना चाहिए, इसे पब्लिक होना चाहिए, और उस हवाले से कुछ इसमें जो कानूनी तकाज़े थे वो भी वफाकी हुकूमत की जानिब से पूरे नहीं किए गए थे। जैसा कि जो खसूसी अदालत के जज थे अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, उनकी बाकायदा तैनाती का नोटिफिकेशन बाद में जारी हुआ, मगर उससे कबल भी वो कुछ समातें कर चुके थे। तो ये नवंबर का फ़ैसला है, 21 नवंबर का। आज के रोज़ उसे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया गया, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने जो मौक़िफ़ रखा गया, जो गुज़श्ता दिनों इधर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो साबिक़ सदर हैं मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब, जिनकी जो फांसी की सज़ा थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड करार दिया था, और जो खसूसी अदालत का फ़ैसला उस वक्त की लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, तो उसको बुनियाद बनाकर ये इस्तदा रखी गई है कि जो खसूसी अदालतें हैं इन्हें हाई कोर्ट इनके फ़ैसलों को अंडू नहीं कर सकती। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो वाहिद रेमेडी है या फोरम है जहाँ पर इन फ़ैसलों को चैलेंज किया जा सकता है। जबकि मेरी यहाँ पर थोड़ी सी रीडिंग मुख्तलिफ है। जो ये खसूसी अदालत है ये है ही हाई कोर्ट के आप कह सकते हैं कि ज़ेर इंतज़ाम, जबकि ये खसूसी अदालत जिसका हवाला ये दे रहे हैं मुशर्रफ वाले केस में, शायद मैं ज़्यादा बारीकियों में अभी नहीं जाऊँगा, लेकिन मुशर्रफ वाले केस के अंदर तो बनाई ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की डायरेक्शंस पर गई थी वो खसूसी अदालत, और सुप्रीम कोर्ट ही उसको देख भी रही थी। आपको मालूम ही होगा जो उस वक्त के चीफ़ जस्टिस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट के, वो जो जजेस की अपॉइंटमेंट होती थी वहाँ पर मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जो यहाँ पर जजेस आकर ट्रायल करते थे उनको सुप्रीम कोर्ट देखती थी, मॉनिटर करती थी। यहाँ पर सूरत हाल मुख्तलिफ है। बहरहाल देखते हैं, चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा से कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक छोटा सा कमेंट ऐड करता जाऊँ। मुझे याद है जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस कवर कर रहे थे, तो जब डिवीज़न बेंच के पास केस लगा, क्योंकि ये पहले जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, उन्होंने इमरान खान की ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। उसके बाद जब डिवीज़न बेंच के पास इंट्रा कोर्ट अपील आई तो उस पर यही सवालात उठे। सबसे पहले जो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब हैं, उन्होंने कहा कि जी जो ये आपने खसूसी अदालत के जज जिन्हें तैनात किया है वो बुनियादी तौर पर दहशतगर्दी अदालत के जज हैं। तो क्या इस हवाले से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बाकायदा तौर पर कोई इजाज़त ली गई है, कोई नोटिफिकेशन आया है, तो जिस पर उस वक्त जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे और जो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर आगाह किया था कि ये जितना भी प्रोसेस हुआ है ये चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मंजूरी से हुआ है। तो आपकी यहाँ पर बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये जो दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है ये समझ से तो बाला बता रहा है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट इस पर जो फैसला करती है। बहरहाल मैंने जैसे पहले कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ से शायद उन्हें कोई एक्सपेक्टेशंस होंगी, शायद इसी वजह से उन्होंने ये यहाँ पर अब अपील फ़ाइल की है। इसके अलावा इमरान खान साहब की जो तोशा खाना केस में अपील है वो भी समाअत के लिए मुकर्रर होना है। ताहम लतीफ़ खोसा साहब ने ओपन कोर्ट में दरख्वास्त तो की थी चीफ जस्टिस से, और चीफ जस्टिस ने उस पर यह कहा भी था कि आप एक अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त दायर कर दें और हम कानून के मुताबिक उसको फ़िक्स कर देंगे। अभी तक मेरी इतलात के मुताबिक तो लतीफ़ खोसा साहब ने वो अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी दायर नहीं की, और उसके बाद जो फ़ाइनल काज लिस्ट आइंदा हफ्ते की आई है उसमें वो केस एक मरतबा फिर हमें नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल आज का जो हमारा असल मौजू है उसकी तरफ आते हैं, और वो मौजू है नाज़रीन हमारा काजी फाइज़ ईसा साहब और काजी फाइज़ ईसा साहब के इक़्तिदार या फिर आप कह सकते हैं कि ओहदे पर आने के बाद जो उनकी जानिब से बड़े बड़े दावे किए गए शफाफियत के और मीडिया की आज़ादी के, उस पर आज हम बात करेंगे। शफाफियत का बुनियादी तौर पर जो मैं ज़िक्र कर रहा हूँ वो इस वजह से कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने आते ही सबसे जो अच्छा एक कदम उठाया था वो ये उठाया था कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की जो अदालती कार्रवाई है उसको बराह रास्त पहले तो नशर करने का फ़ैसला किया। बाद अज़ां जो फुल कोर्ट मीटिंग थी उसमें ये इत्तेफाक नहीं हो सका कि बराह रास्त नशरियात हर केस की दिखाई जाएँ,
एक कमेटी तश्कील दी गई जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर पर मुश्तमिल। उस कमेटी ने तवील अरसा तक मुशावरत की, मुख्तलिफ़ चीज़ों को स्टडी किया और उसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट फुल कोर्ट को भेजी और उस फुल कोर्ट रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट का जो कमरा अदालत नंबर 1 है, जहाँ पर चीफ़ जस्टिस बैठा करते हैं, चीफ़ जस्टिस का जो बेंच होता है, उस बेंच की मुकम्मल रिकॉर्डिंग होगी जो उस रोज़ की अदालती कार्रवाई होगी सुबह 9:30 बजे से 11 बजे और 11:30 बजे से 1 या ऑनवर्ड्स जब तक ये केसेस चलते हैं, वो रिकॉर्डिंग की जाएगी और उसके बाद शाम को 5 या 6 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट की जो वेबसाइट है उसके ऊपर और जो सुप्रीम कोर्ट का यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर उसको पब्लिक कर दिया जाएगा, शेयर कर दिया जाएगा। और ये हम देख रहे हैं गुज़िश्ता कई दिनों से, अब तो हफ्तों से ये हो रहा था। और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ केसेस आए जिनमें ये भी दरख्वास्तें आई कि हमारा जो केस है इंतहाई अहमियत का हामिल है, भले ही वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का रेफरेंस हो या फिर इंतखाबात से मुतल्लिक़ केसेस हों। चीफ़ जस्टिस ने आज ख़ुद ये फ़ैसला कर लिया कि जो इंतखाबात से मुतल्लिक़ केसेस हैं उनको तो बराह रास्त नशर किया जाएगा या जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस को बराह रास्त नशर किया जाएगा। दीगर मानदा तमाम मुकदमात या अदालती कार्रवाई वो शाम को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी कर दी जाएगी। इतनी लंबी तमहीद बांधने का मकसद ये है वसीम मलिक साहब कि ये दावे किए गए और शफाफियत भी आई उससे, और उससे कम से कम मुझ जैसा जो एक नालायक सा रिपोर्टर है सर, वो भी अपनी तस्दीक़ कर सकता है। यानी कि अगर मैंने एक चीज़ रिपोर्ट की है, सुनने में कई दफ़ा हमसे गलती भी हो जाती है कमरा अदालत के अंदर। एक तो हम वकील नहीं हैं, हम सहाफ़ी हैं, हमसे गलती हो जाती है और जब हम एक चीज़ रिपोर्ट कर देते हैं और शाम को उसकी हमारे पास एक वीडियो एविडेंस आ जाता है और हम उसको टैली कर सकते हैं कि ये दुरुस्त बात कही थी हमने या नहीं कही थी। अब वो जो एक वीडियो जारी करने का एक तसलसल था वो भी टूट चुका है और 13 जनवरी जिस रोज़ गालिबन इमरान खान साहब का वो बल्ले के निशान वाला फ़ैसला आया है, PTI से बल्ले का निशान छिन चुका है, उस रोज़ गालिबन आखिरी दफ़ा बराह रास्त अदालती कार्रवाई दिखाई गई और रिकॉर्डिंग भी दिखाई गई। उसके बाद से कोई भी रिकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट के कमरा अदालत नंबर 1 की वेबसाइट पर जारी नहीं की जा रही। इस पर ज़रा बात करें, क्या आपको लगता है कि क्यों कर ये एक तब्दीली आई है चीफ़ जस्टिस की सोच में, मिजाज में, और वो शफाफियत जो है वो अब कहाँ गई है? देखिए, ये तो नो डाउट हम अक्सर जिक्र भी करते हैं, इसका तज़किरा भी होता है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ायज़ी साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम किया था कोर्ट प्रोसीडिंग को लाइव दिखाने के लिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से वो सिलसिला शुरू हुआ और उसके बाद फिर आपने जो सारी तफसीलात बताई, मगर ये भी एक चले प्रैक्टिस रही है कि इंतखाबात के जितने भी मामलात हैं उन्हें भी लाइव दिखाया जाए। फिर एक और केस था जिसका तज़किरा मैं करूँ, लापता अफराद वाला, वो केस भी लाइव दिखाया गया। अब यहाँ पर जैसा कि आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आजकल वो जो एक चलें जब कोई अहम केस होता है इंतखाबात से मुतल्लिक या दीगर जिनका आपने तज़किरा किया वो बराह रास्त दिखाए जाते हैं, मगर ये जो एक प्रेसिडेंट तय किया जा रहा था कि देखिए कमरा अदालत नंबर 1 की जो भी कार्रवाई है वो हर रोज़ रात के औकात में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट और सुप्रीम कोर्ट के यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी जाती थी और आम मामूल के केसेस में भी अपलोड कर दी जाती थी। ये भी मान लिया कि आजकल सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में कुछ बहुत ज़्यादा अहम नौइयत का ये जो गुज़श्ता हफ्ता गुजरा है, आज जुमे का दिन है, आखिरी दिन है अदालती, इसमें कोई अहम केसेस नहीं थे, उस वजह से लाइव नहीं दिखाना। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 दिन समाप्त, बिल्कुल ऐसे ही। तो उसी वजह से तो क्या फिर जो आपने एक प्रेसिडेंट तय किया था कि चाहे कोई भी केस हो उसकी जो कार्रवाई है वो रात को अपलोड कर दी जाएगी, तो वो उसका ख़त्म होना बज़ाहिर बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि वो जो शफाफियत का एक नारा भी था, तकाजा भी था, सारी बातें भी थी, क्या वो पसे पर्दा चली गई हैं या उसमें अब बुनियादी वजह क्या? दूसरा सबसे अहम, आपको याद होगा जिस दिन यही बल्ले के निशान वाला केस जारी था, बैरिस्टर गौर साहब के साथ एक वाक़या पेश आया था, उन्होंने कमरा अदालत नंबर 1 में आके बताया था। अब जो वो उनका पहला वो जो सेगमेंट था छोटा सा, जिसमें वो आके बताते हैं कि मुझे अभी घर से राब्ता हुआ है, मेरे घर पे यूं हमला किया गया है और मेरे बच्चे ज़ख्मी हैं, वो परेशान होकर वापस चले जाते हैं, तो वो जो चंक था वो निकाला, सोशल मीडिया पे बहुत वायरल भी हुआ। उसके बाद जब वो दूसरी मरतबा रोस्टम पर आते हैं तो अचानक से कमरा अदालत नंबर 1 की जो वो लाइव प्रोसीडिंग्स थी वो रोक दी जाती हैं और उसके बाद जैसे ही बैरिस्टर गौर साहब रोस्टम से वापस जाते हैं लाइव प्रोसीडिंग शुरू कर दी जाती हैं। अच्छा, यहाँ पर ना मुझे ये लगता है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब ये सोच रहे हैं, जब इस तरह का मामला उनके सामने एक केस चल रहा होता है और उस केस के दौरान जब उनकी नज़र में कोई गैर मुतल्लका बात सामने आ जाती है, जबकि मेरी नज़र में तो वो गैर मुतल्लका नहीं था, एक चेयरमैन है एक बड़ी जमात का और उसके घर पर जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ के सामने खड़े होकर दलाइल दे रहा है, उसके घर पर पुलिस छापा मार रही है गैर कानूनी तरीके से, वो अगर सुप्रीम कोर्ट में ही अपना
वो इजहार नहीं करेगा ख़यालात का और अदालत से ही शिकवा नहीं करेगा तो कहाँ जाकर करेगा। मगर चीफ़ जस्टिस इन हिज़ ओन विजडम वो ये समझते हैं कि शायद गैर मुतल्लका बातें जो हैं वो पब्लिक नहीं होनी चाहिए। और वो बार बार आपको मालूम होगा, याद होगा, खोसा साहब को भी कहते थे कि यू आर प्लेइंग टू द गैलरीज़। आप लोग मीडिया को देखते हुए या लोगों को सुनाने के लिए यहाँ पर तकारीर करते हैं और जो एक्चुअल फैक्चुअल और लीगल बात है वो नहीं करते। और जब बात फैक्चुअल एक्चुअल और लीगल से हट जाती है तो काजी फाइज़ साहब वो बटन दबा देते हैं कि वीडियो जो लाइव प्रोसीडिंग है वो रुक जाती हैं। ये एक नहीं, देखिए एक अहम मामला तो है ना, गैर मुतल्लका हम उस तरह किस तरह कह सकते हैं कि आपने उस वक्त एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान साहब बैठे थे, उन्हें बाकायदा तौर पर भेजा, आईजी इस्लामाबाद यहाँ पर आया, आपने नोटिस लिया। आपको एक बात बताऊँ, जो उस रोज़ काजी फाइज़ साहब ने किया था कमरा अदालत के अंदर वो कमेंडेबल था। वो कोई ऐसी बात नहीं थी कि उस पर काजी फाइज़ साहब पर तनकीद होती। उन्होंने उसी वक्त उस मामले का नोटिस लिया और डायरेक्शंस दी। बड़े पुरजोर अंदाज में उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए था अगर ये हुआ है, और आइंदा के बाद मैं ये इसके ऊपर पूरी रिपोर्ट चाहता हूँ। अगर ये चीज़ बराह रास्त नशर की जा रही है, ये तो हुआ था खैर, उसके बाद भी कई मुकालमे हुए थे जो नहीं हुए, अगर वो होते तो मेरे ख्याल से वो चीफ़ जस्टिस के ही हक़ में जाते। बहरहाल ये एक छोटी बात है। असल बात यह है कि कमरा अदालत नंबर 1 की अदालती कार्रवाई जो मामूल के मुकदमात हैं उनकी क्यों कर पब्लिक नहीं हो रही। एक तसलसल आपने ख़ुद कायम किया और आपसे किसी ने कहा भी नहीं था, आपने ख़ुद ही ये बात समझी कि उसको पब्लिक होना चाहिए और एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कमरा अदालत नंबर 1 में ये सिलसिला शुरू हुआ। बहरहाल हम दुआ गो हैं कि ये सिलसिला एक मरतबा फिर से शुरू हो जाए। इसी तरह एक और मामला है और वो मामला है शफाफियत का ही। चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ साहब के आने के बाद अब हम ये देख रहे हैं कि अगर जुडिशल कमीशन का भी इजलास होता है तो उसकी भी जो आप कह सकते हैं एक प्रेस रिलीज़ है वो जारी होती है। इवन दो चीफ़ जस्टिस ने तो पहले दिन सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास की भी प्रेस रिलीज़ जारी करवा दी थी। बाद अज़ान जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने उस पर एतराज़ कर दिया था और उसके बाद जो 3 रुकनी कमेटी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के नतीजे में कायम की गई, जो 3 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल है, चीफ़ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर, वो हर जुमेरात को बैठती है शाम को 4 से 5 बजे के दरमियान और वो कमेटी डिसाइड करती है कि 184(3) के केसेस कब कहाँ मुकर्रर करने हैं और ओवरऑल जो पूरी काज लिस्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आइंदा हफ्ते की, उसको वो एक तरह से डिसाइड करते हैं कि कौन सा मुकदमा किस बेंच में लगाया जाना चाहिए। उसकी भी पूरी जो मिनट्स होते थे वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी होते थे। मगर इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग सर, जिस रोज़ जस्टिस इजाज़ुल एहसन साहब का वो एक ख़त मंजर आम पर आया था 11 दिसंबर को, जब उन्होंने फ़ौजी अदालतों वाला जो बेंच है उसके ऊपर एतराज़ उठाया था और दूसरा जो मज़ाहिर नकवी साहब वाला बेंच है उसका रेफरेंस 3 मुकदमा, उन्होंने मुख्तलिफ क्वेश्चंस रेज़ किए थे और कुछ एतराज़ात उठाए थे और अपने कंसर्न्स शो किए थे। उसके बाद एक तो जस्टिस काजी फाइज़ साहब की जानिब से या उस 3 रुकनी कमेटी की जानिब से या रजिस्ट्रार की जानिब से सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर किसी भी मीटिंग के मिनट्स जारी नहीं किए गए। बीच में मौसम सरमा की तातीलात भी आईं, बावजूद इसके मिनट्स ऑफ द मीटिंग उसके भी नहीं हुए, क्योंकि उस दौरान भी एक मीटिंग जस्टिस क्या नाम है इनका, सीनियर प्यूनी जज सरदार तारिक मसूद साहब और उस वक्त सीनियर तरीन जजेस जो दस्तियाब थे जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया आफरीदी, उन्होंने मिलकर एक फ़ैसला किया कि हम साइफ़र केस को समाअत के लिए मुकर्रर करेंगे और PTI की लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त भी उन्होंने उसी वक्त समाअत के लिए उसके भी मिनट्स जारी नहीं हुए। बहरहाल वो एक अलग बात है। उसके बाद भी कई मीटिंग्स हुई, कल भी मेरे ख्याल से एक मीटिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसी 3 रुकनी कमेटी की, मगर उसके भी मिनट्स जारी नहीं हुए। मैंने आपसे कुछ देर कबल ही सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट देखी है। जुडिशल कमीशन के भी कई इजलास हो चुके हैं, उनके भी मिनट्स जारी नहीं हो रहे। तो क्या ये तासुर दुरुस्त है कि चीफ़ जस्टिस काजी फाइज़ जिन बुलंदो वांग दावों की बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस के तौर पर आए थे और वो कह रहे थे कि अब हर चीज़ वाज़े होगी, शफाफ होगी और नज़र आएगा, जमहूरियत होगी, अब वो फिर पीछे हट रहे हैं या उनको भी ये रियलाइज़ हो गया है कि शायद उनसे ये गलती हुई है कि हर चीज़ इतनी पब्लिक कर देने से उल्टा एक और सिलसिला शुरू होता है तनकीद का, जो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अच्छा, आपने अच्छा किया, आपने तज़किरा किया कि जब मौसम सरमा की तातीलात हुई, चीफ़ जस्टिस साहब बैरून मुल्क थे, तो वो जो 3 रुकनी कमेटी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत कायम हुई थी, यानी चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर तरीन जजेस, वो 3 रुकनी कमेटी बन जाती है, सीनियर प्यूनी जज और उनके बाद जो अवेलेबल सीनियर जजेस होते हैं, जस्टिस अज़हर मिनुल्लाह, जस्टिस मंसूर अली शाह। तो क्या जो एक कानून है जिसमें सिर्फ ये इस हवाले से तज़किरा है कि वो जो 3 रुकनी कमेटी है वो चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजेस पर मुश्तमिल होगी, वहाँ कहीं नहीं लिखा कि सीनियर प्यूनी जज भी होंगे। ये जो चीफ जस्टिस खुद से ये अख्तियारात आगे
103 जजेस को देकर गए थे, क्या ये आईनी और कानूनी तौर पर दुरुस्त है? ये मैं समझता हूँ कि एक आप कह सकते हैं हंगामी सूरत हाल है। देखिए हंगामी सूरत हाल है, होना चाहिए था, बड़ा अच्छा हुआ था, लेकिन आइन और कानून, यही चीफ जस्टिस काजी फायजीसा साहब, इन्होंने गालबन 6 महीने तक मुकदमात नहीं सुने थे कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट एक कानून बन चुका है और मैं इस हुक्म इम्तना को नहीं मानता। तो आप फिर कानून की तशरीह अपनी मर्जी से कर सकते हैं। काजी फायजीसा साहब तो वहाँ पर थे ही नहीं, देखें नहीं थे, मौसम सरमा की तातीलात हैं, काजी साहब हैं बैरून मुल्क, और वहाँ पर अब कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं सरदार तारिक मसूद साहब, और उनके सामने एक फ़रीक आता है, एक मुतासरा फ़रीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वो ये कहता है कि हमारी एक लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त है, इसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, हमारे बंदों को उठाया जा रहा है हंगामी तौर पर। और उसी वक्त एक वक्फ़ा किया जाता है, वक्फ़े में जाते हैं सरदार तारिक मसूद साहब। अगर वो वैसे भी चाहते तो बतौर कायम मकाम चीफ जस्टिस वो ये कर सकते थे। मेरी अपनी पर्सनल इस पर रीडिंग ये है, तो उन्होंने बेहतर ये जाना कि जो एक असूल अब वज़ा हो चुका है कि जजेस मुशावरत के बाद ये काम करें, तो उन्होंने 2 अपने अलावा सीनियर तरीन जजेस जो उस वक्त दस्तियाब थे उनके बाद मंसूर अली शाह और या हम कॉन्सेप्ट पे अतर मिनुल्लाह साहब थे, नहीं उन्होंने मुशावरत जो की थी वो चलें ठीक है, चलें एक कंसेप्ट के ऊपर तो वो बात ठीक है, मगर आप कानून को बाईपास नहीं कर रहे, क्योंकि जो वहाँ पे लिख दिया गया, हमारे जजेस हमारे सामने बैठकर उस कानून की जो तशरीह कर रहे होते हैं, वो एक एक लफ्ज़ को उसी पहराए में पढ़ रहे होते हैं। तो ये जो डेलिबरेटली अपने अख्तियारात आगे दे दिए, वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन मैं समझूंगा कि ये फिर एक असल हमारी बहस शुरू हो जाएगी। इसमें वजह यह है कि एक अगर वो उस रोज़ ना भी करते तो फिर एक दूसरा तनकीद का सिलसिला शुरू होता कि अब कानून के पीछे छुपने की कोशिश की जा रही है। और मैं ये समझता हूँ कि सर उस वक्त ना तनकीद को तो छोड़ दें, वो ज़रूरी था। अगर उस रोज़ वो टेकअप ना होती तो शायद, खैर मामूल तो अब भी वही है, वही सब कुछ हो रहा है, कुछ उससे बिगड़ा तो नहीं है। बहरहाल देखते हैं। इसके बाद एक और बड़ी इंटरेस्टिंग अभी वसीम मलिक साहब ने ही बात निशानदेही की, वो मेरे जहन में नहीं थी, कि जिस रोज़ जस्टिस एजाजुल एहसन का वो ख़त आया और काजी फायजीसा साहब ने, नो डाउट ये उनके क्रेडिट में जाती है बात कि उन्होंने उनका ख़त पब्लिक किया, और उसके साथ अपना 17 नवंबर का एक ख़त भी, जो उस ख़त से जस्टिस एजाजुल एहसन के 11 दिसंबर के ख़त से पहले एक ख़त के जवाब में उन्होंने लिखा था। उन्होंने 3 खतूत बेसिकली जारी किए थे उस रोज़ वेबसाइट पर, एक गालिबन 16 नवंबर का जस्टिस एजाजुल एहसन का, और फिर 17 नवंबर का जवाब जस्टिस काजी फायजीसा साहब का, और फिर जस्टिस एजाजुल एहसन का 11 दिसंबर का ख़त। ये 3 खतूत उन्होंने जारी किए, मगर एक ख़त अब भी आना बाकी है। देखिए वो टाइमलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग है। 11 दिसंबर को जस्टिस रिटायर्ड एजाजुल एहसन साहब का ख़त आता है, जिसमें वो 3 बड़े इल्ज़ामात लगाते हैं कि फ़ौजी अदालतों का मामला, देखिए बड़ा हसास मामला है। वो कहते हैं कि चलें, अगर वो गुज़श्ता फ़ैसले का हिस्सा थे, वो उसमें उन्होंने अपनी कोई राय नहीं दी, लेकिन वो ये कहते हैं कि मेरे सामने ये जो तय हुआ था कि 7 जजेस सुनेंगे और मनपसंद जजेस का तासुर ख़त्म करने के लिए सीनियरिटी पे जो 7 जजेस होंगे हम उन्हें बिठा देंगे। उसके बाद जस्टिस रिटायर्ड मज़ाहिर अकबर नकवी के केस का था और भुट्टो रेफरेंस के केस का था। चलें 2 मामला, मज़ाहिर नकवी साहब इस्तीफ़ा देकर चले गए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई इलेक्शन के बाद होनी है, वो क्या होता है वो सारा मामला है, भुट्टो रेफरेंस समाअत चल रही है। मगर जो सबसे अहम मामला था वो था 103 अफराद वो जो इस वक्त सिविलियन कस्टडी में होने चाहिए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात के मुताबिक, मगर एक और बेंच ने, वो जो बेंच जो अब तनाज़े का शिकार हो चुका है, जिस पर उस वक्त कमेटी में सीनियर तरीन जज ने उस पर एतराज़ात आयद किए थे, जिस पर जो दरख्वास्त गुजार जवाद एस ख्वाजा हैं, उन्होंने 2 ख़त पहले कमेटी को लिखे। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने एक जो दरख्वास्त है वो दायर की और उसमें उन्होंने बड़ा कैटेगोरिकली लिखा कि अगर ये बेंच फ़ैसला करता है जो कि मुतनाज़ा है तो उसके फ़ैसला कबूल नहीं किया जाएगा। तो 103 लोगों की फ़ेट का मसला है, उनके बुनियादी हकूक़ का मसला है। 104 हो गए, अब 104 हो गए गालबन। चलें, वो उनकी फ़ेट का मसला है, तो अभी तक उस ख़त का जवाब नहीं आया। जैसे मैंने आपको टाइम लाइन का जिक्र किया कि 11 दिसंबर को जब वो ख़त आता है, तो 12 दिसंबर को जो चीफ जस्टिस की जानिब से मज़ीद 2 ख़त अपलोड किए जाते हैं, एक जस्टिस एजाजुल एहसन का 17 नवंबर वाला और फिर उनके 18 नवंबर वाला जवाब। ये दोनों ख़त जस्टिस एजाजुल एहसन के 11 दिसंबर के ख़त के बाद 12 दिसंबर को जारी किए जाते हैं। और ये तासुर ये दिया जाता है, जो मैंने तासुर लिया, मुमकिन है मैं गलत हूँ, कि जैसे काजी फायजीसा साहब ने जस्टिस एजाजुल एहसन के 11 दिसंबर वाले ख़त का जवाब दिया है, जिसमें वो एक जुमला भी था कि जी जजेस को 4.5 दिन की तनख्वाह नहीं मिलती, आप लाहौर चले जाते हैं, हम तो 6 दिन के लिए काम करते हैं। बेसिकली मुद्दा ये है कि जस्टिस काजी फायजीसा साहब की जानिब से अभी तक उस 12 दिसंबर के ख़त का जवाब, 11 दिसंबर के ख़त का जवाब नहीं आया। आना चाहिए। बुनियादी हकूक़ का मामला है, 104 लोगों का मामला है, एक सियासी जमात का मुस्तकबिल उससे जुड़ा है, 6 रुकनी बेंच बैठकर समाअत कर रहा है। फॉर्मर कुलीग हैं जस्टिस जवाद एस ख्वाजा साहब, जिनका भी रिसेंटली ओपन कोर्ट में हवाला भी दिया है काजी फायजीसा साहब ने, वो पिटिशनर के तौर पर आए हैं
और वो बार बार इसरार कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं कि ये जो बेंच है अब मुतनाज़ हो चुका है। और जो जस्टिस इजाज़ुल एहसन जो उस वक्त उस 3 रुकनी कमेटी का हिस्सा थे, उनसे मुशावरत के बगैर ही ये 6 जजेस पर मुश्तमिल बेंच बना दिया गया है और अब इस पर कम से कम 7 रुकनी बेंच बनना चाहिए। जहाँ तक बात है जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर एतराज़ की, तो मैं समझता हूँ कि अब हमें उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सरदार तारिक मसूद साहब उस एतराज़ का जवाब दे चुके हैं जस्टिस जवाद ख्वाजा के ही एक फ़ैसले को कोट करके, जहाँ पर जस्टिस जवाद ख्वाजा ये कह चुके हैं कि बेंच पर एतराज़ किया जा सकता है मगर बेंच से रिक्यूज़ल का इख्तियार उस जज का अपना होता है। ये फ़ैसला जस्टिस जवाद ख्वाजा ने यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बैठकर 2015 में लिख दिया था और सरदार तारिक मसूद साहब अब उन्हीं के उस फैसले पर रिलाय करते हुए उन्हीं की दरख्वास्त को सिर्फ 20 सेकंड लोग एक कमेंट करूंगा। आपने सीनियर प्यूनी जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद की बात की, बिलाशुबा इतराज़ात वाला मामला वो जज के ऊपर है कि वो बैठता है या रिक्यूज़ करता है, मगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो बुनियादी कॉन्सेप्ट के ऊपर इस आइनी इदारे को तश्कील दिया गया था फंडामेंटल राइट्स के हवाले से, उनका तहफ़्फ़ुज़ करना और जो सुप्रीम कोर्ट की बेसिक जुरिस्डिक्शन है, उसी पर मुझे वो उनका वो जो ऑब्जर्वेशन थी वो याद आ गई कि ना जाने एक तो ये हमें फंडामेंटल राइट्स कहाँ लेकर जाएंगे। इसी नोट पर नाज़रीन आज की इस वीडियो से इतना ही। मुझे और वसीम मलिक साहब का इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।